नमस्कार। कल के वीडियोस में हमने अपने ई कंटेंट में ब्रिटेन सामाजिक आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया। हमने देखा स्टूडेंट्स कि किस प्रकार ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के सुसंस्कृत समाज, वहाँ के अनुदार समाज, वहाँ की जातीय एकता की भावना, वहाँ के धर्म प्रधान समाज, ब्रिटेन के जो सामाजिक वर्ग, इसके अलावा वहाँ की शिक्षा पद्धति और जनसंपर्क के साधनों का ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, यह हमने कल के अपने वीडियोस के अंतर्गत देखा। इसी क्रम में आज हम ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को अगर जानना है तो पहले वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियाँ ही करती हैं। शासन की दृढ़ता आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है और सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि आर्थिक जनतंत्रवाद के अभाव में राजनीतिक जनतंत्रवाद असंभव है। ब्रिटेन आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र रहा है और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर दुनिया के अन्य राष्ट्रों से काफ़ी ऊंचा रहा है। प्रारंभ में ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था रही वो मुक्त व्यापार की नीति पर आधारित रही, लेकिन धीरे धीरे वहाँ राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता गया और राज्य की भूमिका सक्रिय होने लगी। सरकार ब्रिटेन के औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के परस्पर जो संबंध हैं उनको सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रही है। श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू किया गया है। यद्यपि आज अगर हम देखें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो ब्रिटेन की गणना विश्व के समृद्ध राष्ट्रों में होती है, लेकिन आर्थिक उदारीकरण का जो दौर चल रहा है उसमें ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। जापान, जर्मनी जैसे राष्ट्रों की आर्थिक विकास की गति जहां तेजी से बढ़ रही है, वहां ब्रिटेन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं इस स्लाइड में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं। पूंजीवाद का विकास, राज्य की बदलती भूमिका, लोक हितकारी राज्य की धारणा, यूरोपीय संघ की सदस्यता का प्रभाव और उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था। इनको हम क्रमानुसार देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूंजीवाद का विकास। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण पूंजीवादी व्यवस्था का उद्भव हुआ। 19वीं सदी तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खुली प्रतियोगिता के सिद्धांतों पर आधारित थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा इस बात पर कार्य करती है कि व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में खुला छोड़ देना चाहिए, राज्य को आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस व्यवस्था के समर्थक यह मानते हैं कि राज्य का कार्य क्या है, केवल शांति और व्यवस्था को बनाए रखना और ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके। इस व्यवस्था में उस सरकार को ही श्रेष्ठ माना जाता है जो कम से कम शासन करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता को स्वाभाविक माना जाता है, जैसे कि इसमें दो वर्ग रहेंगे, एक पूंजीपति वर्ग जो कि पूंजी की दृष्टि से संपन्न है और दूसरा सामान्य वर्ग जिसके पास पूंजी नहीं है। प्रारंभ में ब्रिटेन में पूंजीपति ही अधिक ताकतवर थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन में मजदूर वर्ग भी संगठित होने लगा और सरकार पर इनके मध्य समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आ गई। धीरे धीरे सरकार का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ने लगा और सरकार को अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी लागू करनी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सरकार को इन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में बहुत सारी समस्याएं आईं तथा लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं के विरुद्ध इन योजनाओं में कटौती भी करनी पड़ी। हम देखते हैं आगे चलकर मार्garet थैचर जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ब्रिटेन में आर्थिक उदारीकरण व निजीकरण की नीति को अपनाया। इससे वहाँ सार्वजनिक उद्योगों में ब्रिटिश जनता को निवेश करने के अवसर भी प्राप्त हुए। दूसरा बिंदु है राज्य की बदलती भूमिका। दुनिया के देशों में ब्रिटेन आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाने वाला मुख्य देश था। उसने निजी क्षेत्र के उद्योगों पर
किसी तरह का नियंत्रण नहीं लगाया, जिसका परिणाम हुआ कि उपनिवेशों के विस्तार का निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों ने अपने हितों के लिए फायदा उठाया। ब्रिटेन की गणना विश्व के समृद्ध राष्ट्रों में होने लगी, लेकिन धीरे धीरे विकास के आधुनिक साधनों का प्रयोग करके अन्य राष्ट्र जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान भी अपने उत्पादन को बढ़ाने लगे और इस क्षेत्र में ब्रिटेन को चुनौती भी देने लगे। अब तक क्या था, ब्रिटेन आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन आर्थिक उदारीकरण ने अमेरिका को, जर्मनी को, जापान को और अन्य जो यूरोपीय राष्ट्र थे उनको भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन, इनके सस्ते सामान से ब्रिटेन को मुकाबला करना पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे धकेल दिया, जिसका परिणाम क्या निकला, राज्य ने उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। सरकार ने आर्थिक संकट को टालने के लिए बहुत प्रयास किए। धीरे धीरे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में सुधार भी हुआ। स्थिति आज यह है कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में चलाता है, दूसरी ओर राज्य के द्वारा निजी क्षेत्र को भी नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है। तो राज्य की जो भूमिका है उसमें पहले और अब में बहुत बदलाव आ चुका है। आगे हम देखेंगे लोक हितकारी राज्य की धारणा। जो राज्य व्यक्तियों के सामान्य कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते हैं उन्हें कौन सा राज्य कहते हैं बच्चों? लोक हितकारी राज्य कहते हैं। इसमें उन उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है जिससे व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त हो सके और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर उपलब्ध हो सके। आज दुनिया के सभी राष्ट्रों के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया है और इस संबंध में अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे कि ब्रिटिश जो व्यवस्था है वो कल्याणकारी राज्य उदारवादी परंपराओं पर आधारित है। इसमें व्यक्ति को सबसे ऊपर प्राथमिकता दी जाती है और व्यक्ति के कल्याण को समाज कल्याण का आधार माना जाता है। ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के संबंध में समय समय पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता रहा है। 1970 में जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी तो सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को चलाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन 1970 के बाद सरकार के सामने ऐसी आर्थिक चुनौतियां आईं जिससे कि कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना कठिन हो गया। ऐसे समय में मार्गरेट थैचर ने, हमने पूर्व में पढ़ा था कि किस तरीके से मार्गरेट थैचर ने आर्थिक उदारीकरण व निजीकरण की नीति को अपनाया और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका को सीमित करने पर बल दिया। अब कल्याणकारी सेवाओं को भी निजी उद्यमों को सौंपा जाने लगा जिससे आर्थिक खर्च को सीमित किया जा सके। धीरे धीरे कुछ सेवाओं को केवल असमर्थ लोगों तक ही सीमित कर दिया गया, जबकि कुछ सेवाओं का वास्तविक खर्च उपभोक्ताओं से प्राप्त करना शुरू कर दिया गया। आज ब्रिटेन के सभी दल कल्याणकारी राज्य की धारणा के समर्थक हैं और यही कारण है कि चाहे कोई राजनीतिक दल सत्ता में रहे, कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त नहीं कर सकता। और यही कारण है कि ब्रिटेन के लोगों को वृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थता की स्थिति में भी सुरक्षा प्राप्त हो सकी है। अगला बिंदु आता है यूरोपीय संघ की सदस्यता का प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रवाद की भावना भी विकसित हुई है। विज्ञान और तकनीक के विकास से यातायात संचार के साधनों का विकास हुआ है और दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है। आर्थिक क्षेत्र में पूंजी के अंतर्राष्ट्रीयकरण का युग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी का महत्व भी बढ़ने लगा है।
जिन देशों में विदेशी पूंजी निवेश समय पर हो गया वे आर्थिक क्षेत्र की प्रतियोगिता में आगे हो गए, और जो देश विदेशी पूंजी निवेश को नव उपनिवेशवाद का एक रूप मानकर उससे दूरी करते थे, राजनीतिक दृष्टि से समय पर निर्णय नहीं ले पाए और वे राष्ट्र पिछड़ गए। 1970 के दशक में ब्रिटेन ने भी आर्थिक एवं वित्तीय अस्थिरता के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना किया। ब्रिटेन को अधिक पूंजी की आवश्यकता महसूस हुई, जिसको घरेलू बाजार से पूरा नहीं किया जा सकता था। यूरोप के राष्ट्रों ने संगठित होकर अमेरिका व जापान की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए एक यूरोपीय संघ का निर्माण किया, तो ब्रिटेन भी इसका सदस्य बना। यूरोपीय संघ की सदस्यता से ब्रिटेन के यूरोप के देशों के साथ तो व्यापारिक संबंध बढ़े, लेकिन आर्थिक मामलों में उसके निर्णय लेने के एकाधिकार में कमी हुई। यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते उसे यूरोपीय संघ के निर्णयों को ब्रिटेन में भी लागू करना पड़ा। इससे ब्रिटेन की राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका व स्थिति में परिवर्तन आया और स्वतंत्र निर्णय लेने की जो क्षमता थी ब्रिटेन की, वो भी सीमित हुई है। इसी में अगला क्रम है उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर निर्भर करती है। ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है और यहाँ के लोगों की सामान्यतः रुचि कृषि की बजाय उद्योगों में ज़्यादा दिखाई देती है। ब्रिटेन की अगर हम परिस्थितियाँ भी देखें तो वहाँ व्यापार के लिए परिस्थितियाँ उपयुक्त हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान की और ब्रिटेन के लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए ब्रिटेन की समृद्धि को भी बहुत ऊपर तक पहुंचाया। उपनिवेशों को कच्चे माल के स्रोत के रूप में प्राप्त किया गया और कारखानों से जो निर्मित माल था वो इन उपनिवेशों को बेचा गया। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक एकाधिकार की स्थिति जो थी वो ब्रिटेन ने प्राप्त कर ली थी। 19वीं सदी के अंत में जब हमने देखा अमेरिका, जापान, जर्मनी और यूरोप के अन्य राष्ट्र जो थे उन्होंने औद्योगिक विकास किया, तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण अब ब्रिटेन का आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त हो गया। फिर भी व्यापार के क्षेत्र में उसकी गणना प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में होती थी। 2 विश्व युद्धों ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बहुत आघात पहुंचाया और युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने व्यापार को संतुलित करने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए। ब्रिटिश उद्योगों पर संरक्षण की नीति को लागू किया गया, देश में निर्मित माल को बढ़ावा दिया गया। धीरे धीरे ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था में आमूल चूल सुधार कर निर्यात को बढ़ाया, भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में किया। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में इसके पश्चात भी उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन ब्रिटेन का हमेशा यही प्रयास रहा कि उसके उद्योगों का विकास होता रहे, जिससे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ उसके निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलता रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक देश की राजनीति पर आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। हमने देखा ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था जिसमें पूंजीवाद का विकास भी देखा, ब्रिटेन में भी राज्य की बदलती हुई भूमिका को भी देखा, ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया और उसके पश्चात वहाँ पर अर्थव्यवस्था की जो नीति अपनाई गई उसे भी हमने देखा। यूरोप की जो संघ निर्मित किया गया उसमें ब्रिटेन की स्थिति को देखा और किस प्रकार ब्रिटेन की राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भूमिका में कमी आई, इसका भी हमने अध्ययन किया और उद्योग और व्यापार पर आधारित ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था का भी हमने अध्ययन किया। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो अंतर्निर्भरता बढ़ती जा रही है। विभिन्न संधियों एवं समझौतों के द्वारा राष्ट्र अपने अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है और विश्व की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव भी पड़ रहा है।